कि आप ब्राह्मणों को अपनी पार्टी में शामिल क्यों नहीं करते। तो उन्होंने जवाब दिया था कि हमें डर है कि अगर ब्राह्मण हमारी पार्टी में आएंगे तो वो हमारे इस परिवर्तन के कारवा को रोक देंगे, क्योंकि मैं समझता हूं कि जिस तरीके से एक बूंद नींबू 1 लीटर दूध को, 1 बाल्टी दूध को फाड़ने के लिए पर्याप्त है, उसी तरीके से एक ब्राह्मण भी हमारे मूवमेंट को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। और आज उनकी उस टाइम की जो सोच थी, आज आप उन्हीं के पार्टी में देख सकते हो। So rest of the so-called Kanchiramists, they are going to observe October 9th as their death anniversary. तो जो तथाकथित, जो कांसीराम साहब के तथाकथित अनुयायी हैं, वो मान्यवर कांसीराम साहब की जो पूर्ण तिथि है उसको 9 अक्टूबर को मनाते हैं। Whoever was with Kanshiram ji, they could know which date, whether October is the 8th day is the real date of death anniversary of Kanshiram or otherwise 9th October. जो मान्यवर कांसीराम साहब के करीबी साथी रहे हैं, उनको पता है कि मान्यवर कांसीराम साहब की जो डेथ हुई वो 8 अक्टूबर की रात को हुई या 9 अक्टूबर की रात। So we people are really follower of Kanshiram, not only his personality, we are really following his thought. तो हम सब मान्यवर कांसीराम साहब के अनुयायी हैं। उनकी जो बनावट थी, उनकी जो पर्सनालिटी थी, उसके अनुयायी नहीं, बल्कि उनका जो विचार था, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, थॉट था, हम उसके अनुयायी हैं। So I thought that I want to invite one special guest for this program, national. This is actually after register the party. This is the first national committee meeting we are conducting. तो इसलिए हमने, चूंकि जब से हम लोगों ने पार्टी रजिस्टर्ड कराई, उसके बाद से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये पहली बैठक है। So that's तो हम लोगों ने ये सोचा कि ये बैठक मान्यवर कांसीराम साहब के जो 17वीं जो जयंती है उस दिन को ही ऑर्गेनाइज करनी। So that's what I invited a person who is serving along with Phulan Devi, Mr. Kashyap. I invited today's executive meeting as a special guest. तो इसलिए इस मीटिंग, ये जो हमने केंद्रीय कोर कमेटी की मीटिंग की है, बैठक आयोजित की है, इसमें हमने आयरन लेडी फूलन देवी के निकट सहयोगी रहे सुभाष कश्यप जी को एज ए विशिष्ट अतिथि हमने आमंत्रित किया। Today is the day of introspection. You have to introspect yourself that we are going, our Samaj is going in the right path, otherwise it is going against our Bahujan Mahapurush. तो आज हमें जो हमें आत्मचिंतन करने का टाइम है कि हमारा जो समाज है वो सही रास्ते पे जा रहा है, जो हमारे महापुरुषों का रास्ता बताया हुआ रास्ता है, समाज उस रास्ते पे जा रहा है या रास्ते से भटक कर गलत रास्तों पे पड़ गया। This is a day of introspection yourself. ये हमारे आत्मचिंतन का समय है। So a person who is greedy in the money or otherwise greedy for power, that person is not ready to introspect himself. तो जो पैसा और सत्ता के लालची लोग हैं, वो अपने आप को आत्मचिंतन की ओर नहीं ले जाते, वो आत्मचिंतन करना नहीं चाहते। Bahujan ideology is a revolutionary ideology. ये जो बहुजन विचारधारा है, ये क्रांतिकारी विचारधारा है। Bahujan revolution means what? A person who is in the thirsty, or otherwise the person who is suffering from age-old caste system, or otherwise a person who is suffering from the oppression or otherwise atrocity, humiliation. That person expecting some revolution happen among the
Bahujan society. So for that people, movement is Bahujan movement. तो ये क्रांति कहाँ पैदा होती है? ये कभी सुविधा भोगी वर्ग के अंदर क्रांति पैदा नहीं होती। क्रांति वहां पैदा होती है जो सामाजिक अन्याय अत्याचार से पीड़ित लोग हैं, जात से पीड़ित लोग हैं, अर्थ से पीड़ित लोग हैं, सोसाइटी से पीड़ित लोग हैं। तो जो ये बहुजन समाज है, जो पीड़ित समाज है, उसको क्रांति की जरूरत है। In revolution movement, we cannot expect a lot of people like a duck. Duck, na? You know duck? What is in Hindi? Batak. We cannot expect duck or goat, sheep in this movement. तो जो क्रांतिकारी आंदोलन होता है उसमें बतख और बकरी जैसे, भेड़ जैसे चरित्र वालों की जरूरत नहीं होती। We need a lion like Phulan Dev. तो इस क्रांतिकारी आंदोलन को आगे ले जाने के लिए हमें बहुजन शेरनी, फूलन देवी जैसे लोगों की जरूरत We है। need a person like Kanshiram. हमें इस मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए मान्यवर साहब कांसीराम जैसे जुझारू नेताओं की जरूरत पड़ती है। So such a person only make a liberation to our majority people of this country. तो इस चरित्र के लोग, इस सोच के लोग ही हमारे बहुजन समाज को एक जो इनकी सामाजिक और आर्थिक मुक्ति का जो एक मिशन है उसको फुलफिल कर सकते हैं। So we need a lion, not a pig. तो हमें शेरों की जरूरत है, सुअरों की नहीं। So I am seeing this, a person who are coming from the different parts of the country. I am seeing you all as a lion to the Bahujan Dravida movement. तो आप जो इस देश के अलग अलग क्षेत्रों से, भागों से आए हुए लोग हैं, मैं समझता हूं कि आप बहुजन द्रविड़ समाज के शेर हैं, सच्चे शेर। A person who is having a mentality of pig, they are in the Congress or they will go to the BJP or otherwise Aam Aadmi Party. Lions are not ready to go and mingle with the pigs. लेकिन समाज में जो सुअर मानसिकता के लोग हैं वो कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी जो मनुवादी पार्टियां हैं उनके चरण चुम्बन करने में लगे हुए हैं। Kanshiram ji thought, he was thinking about only about the political power. His political power, he is not give the power to the Ambani, Adani or otherwise capitalist. He wanted to give a political power to the rickshawala, pot maker, shoe makers, washerman community, haircutter community. He wanted to give a power to such a poor people in this country. तो राजनीतिक जो मान्यवर कांसीराम साहब है, उनका जो राजनीतिक विचार है वो ये था कि हमें राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में लेनी है। उनके ये राजनीतिक सत्ता की जो बात थी वो कोई अडानी अंबानी के हाथ में सत्ता देने की बात नहीं थी। वो राजनीतिक सत्ता बाल काटने वाले व्यक्ति के हाथों में देना चाहते थे, जूता सिलने वाले व्यक्ति के हाथों में देना चाहते थे, कपड़ा धोने वाले व्यक्ति के हाथों में देना चाहते थे। इस तरीके से जो समाज से कटी हुई जातियां थी उनको वो शासक कौम बनाना चाहते थे। यही माननीय कांसीराम साहब का मिशन था। If you are having this mind, if you are having this thought in your mind, then only you can sustain in this party. Otherwise, you cannot sustain in this party. तो अगर आप इस तरीके की मानसिकता रखने वाले लोग हैं, जैसा कि माननीय कांसीराम साहब की मानसिकता थी, तभी आप इस पार्टी के साथ लंबे टाइम तक आप रह सकते हैं, और नहीं तो आप इस पार्टी में सरवाइव नहीं कर सकते। कि आप ब्राह्मणों को अपनी पार्टी में शामिल क्यों नहीं करते? तो उन्होंने जवाब दिया था कि हमें डर है कि अगर ब्राह्मण हमारी पार्टी में आएंगे तो वो हमारे इस परिवर्तन के कारवा को रोक देंगे। क्योंकि मैं समझता हूं कि जिस तरीके से एक बूंद नींबू 1 लीटर दूध को, 1 बाल्टी दूध को फाड़ने के लिए पर्याप्त है, उसी तरीके से एक ब्राह्मण भी हमारे मूवमेंट को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। और आज उनकी उस टाइम की जो सोच थी, आज आप उन्हीं के पार्टी में देख सकते हो। Now, whoever wanted to join in the politics, you are doing the politics. Politics means we need an enemy. तो Without enemy,
where you have to fight. तो हम सब एक राजनीतिक युद्ध में हैं। और युद्ध में आपको एक दुश्मन की जरूरत। बिना दुश्मन के क्या युद्ध करोगे आप? जब दुश्मन ही नहीं है सामने तो युद्ध किससे करोगे? तो राजनीति में आपको अपने राजनीतिक दुश्मन की स्पष्ट पहचान करनी पड़ेगी कि हमें युद्ध किससे करना है। Who is your common enemy? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप सबका साझा दुश्मन कौन है। Kanshiram ji told about who is our common enemy. Periyar also told who is our common enemy. तो जो माननीय कांशीराम साहब थे, पेरियार थे, उन्होंने ये बात बताने का काम किया कि हमारा साझा दुश्मन कौन है। Ideology. Which ideology is our enemy? Enemy in front of us. Brahmanism. Whoever following, whoever carrying the Brahmanism in their mind, those people are our enemies. Nowadays, every Brahmin, I cannot find, still now I couldn't find a single Brahmin, a good Brahmin in my life. Every Brahmin having their own idea. He is following his own idea. तो आज की डेट में जो ब्राह्मण, मैंने अपनी पूरी लाइफ में एक भी ब्राह्मण को नहीं देखा जो अपने विचार के साथ ना, वो कौन सा विचार लेके चलते हैं। आज प्रत्येक ब्राह्मण ब्राह्मणवाद को धारण करके चलता है। So that ideological war between Aryans and Dravidians, we people are Dravidians. Our common enemy is to fight against the common enemy, that is Arya. तो हम द्रविड़ मूल के लोग हैं, द्रविड़ नस्ल के लोग हैं, और हमारा जो साझा दुश्मन है वो आर्य है। तो हमें जो संघर्ष करना है वो संघर्ष आर्यवाद के खिलाफ होना चाहिए, आर्यों के खिलाफ होना चाहिए। So why Guru Nanak started his cultural movement? Why Guru Gobind Singh, 10th Guru, he told to the that in 1699 he told when the Khalsa born, he told what he told? He told to give the power to the poor among the poor to the society. तो इसीलिए जब गुरु नानक ने पंजाब में उन्होंने करीब 7 देशों का दौरा किया, उसके बाद उन्होंने सिख पंथ की स्थापना की, तो उन्होंने कहा कि मैं निम्नों में भी निम्नों के साथ हूँ, नीचे अंदर नीची जाति, नीचे माँ अति नीच, नानक तिनके संग साथ। तो गुरु नानक की ये फिलॉसफी। उसी तरह जब 1699 में 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी, तो उन्होंने कहा कि इन गरीब सिखन को देव पातशाही, याद रखे हमारी गुरुआई। तो उन्होंने शूद्रों को, दलितों को, पिछड़ों को पातशाही देने के लिए उनको खालसा बनाया, और ये कहा कि हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो हमारे संगठन के अगुआ है, वो इस बात को हमेशा याद रखे, ये जो खालसा है इसका उद्देश्य क्या है। This movement, this cultural movement, political movement, social movement started from Kabir, Ravidas, Guru Nanak. Those gurus started this movement. ये जो जिस मूवमेंट की आज हम बात कर रहे हैं, इस मूवमेंट की शुरुआत करने वाले रविदास, कबीर, गुरु नानक, एक परंपरा चली आई है जो कांशीराम जी तक चली है, और उसी मूवमेंट को आज हम पुनर्जीवित करके उसको गति देने के प्रयास में लगे। Because Guru Ravidas wanted to see this country as a caste discrimination, casteless free country, casteless. He wanted to create a casteless society, classless society also, not only class, not only caste, classless society also. जो गुरु नानक का आंदोलन था वो सिर्फ जाति विहीन समाज का निर्माण करना नहीं, तो वो तो वर्ग विहीन समाज भी चाहते थे। So I want to tell you, most of the people are scheduled caste here and OBCs also here. Manyavar Kanshiram ji transformed from Dalit to Bahujan. यहाँ पे चूंकि ज्यादातर SC, ST, OBC के लोग हैं, तो मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो मान्यवर कांशीराम साहब का मूवमेंट था वो दलितवाद से बहुजनवाद की ओर उठाने का मूवमेंट था, आगे ले जाना।
As long as you are a Dalit, you can never become a ruler of this country. तो जब तक आप दलित बने रहते हैं तब तक आप इस देश के शासक नहीं बन सकते। ये बात आप अच्छी तरह से नोट कर लें। As long as you are a Dalit, your mind become conditioned and your mind cannot permit to think beyond reservation. जब तक आप दलित बने रहेंगे तब तक आपका जो मानसिकता है वो संकीर्ण रहेगी और आप रिजर्वेशन के बाहर नहीं सोच पाओगे। So you transform yourself from Dalit to Bahujan. Hereafter you don't say your caste. Hereafter you don't say I am from the Dalit community or scheduled caste community. If you say the scheduled caste community means you are praising, unknowingly you are praising the Brahmins. तो Unknowingly you become a part of the Brahmanwad. इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप दलित से बहुजन बनने का प्रयास शुरू करो और आज के बाद आप ये हम दलित हैं, हम ये है, हम वो है, ये कहना छोड़ दो। अगर आप जाति का ही गुणगान करते रहते हो तो इसका मतलब यह है कि आप ब्राह्मणवाद को पनपा रहे हो, ब्राह्मणवाद को जिंदा रखना चाहते हो। And you also stop to give any memorandum or never you should not give any petition to anybody. और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप ये ब्राह्मणवादी सरकारों को मांग पत्र देना, मेमोरेंडम देने की जो प्रवृत्ति है, आदत है, उसका त्याग करो। Most of the organization are creating a lot of activists in the name of activists. They are producing a lot of chamchas. The chamchas are going behind the IAS officer, IPS officer with the memorandum. मैं देखता हूं कि सामाजिक आंदोलनों के नाम पे बहुत सारे चमचे पैदा किए जाते हैं और वो चमचे अपनी मांग पत्र लिए IAS IPS के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। You stop to give any memorandum or petition to the Manwadi officers or Manwadi political leaders. तो ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप ये मांग पत्र जो मनवादी अधिकारी हैं, मनवादी नेता हैं, उनके सामने मांग पत्र देना बंद करो। If your mind is having this type of idea means don't come and join in our party. अगर आपकी मांगने वाली प्रवृत्ति ही बनी रहती है तो आप इस पार्टी के लायक नहीं हैं। आप इस पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए आपको। Your hand should like this, not like this. आपका जो हाथ है वो देने की मुद्रा में होना चाहिए, मांगने वाले की मुद्रा में नहीं होना चाहिए। Most of your people like their hand like this. This hand, your hand like this means your mindset is like a Dalit. ये जो हमारे लोगों का जो मानसिकता है वो मांगने वाली। अगर आपका हाथ हमेशा ऐसा रहता है ये दरिद्रता, ये दलित मानसिकता की निशानी। So that's what Kanshiramji clearly told, that this movement is not for the social justice. You don't talk about the social justice because they are having their justice. Manuwadis is having their own justice. That Manu Dharma is their social structure itself says some justice. Brahmins has the right to rule, right to education. Kshatriya has to rule, and Vaishya has to have their own economy. Shudra's duty is to serve. That is their justice, social justice. How many days in the name of social justice you are taking your memorandum to the government officers and as well as Manwadi parties? इसीलिए माननीय कांसीराम साहब ने स्पष्ट तौर पे कहा कि मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ रहा। तो न्याय किससे मांग रहे हो आप? ब्राह्मणवादी ताकतों से। और उनका जो न्याय देने का ग्रंथ है, व्यवस्था है, वो क्या है? मनुस्मृति है। उसमें उन्होंने लोगों को न्याय दे रखा। ब्राह्मण जो है शिक्षा पे राज करेंगे, ठाकुर जो है तो भूमि के कब्जेदार होंगे, हथियार के कब्जेदार होंगे, और जो क्षत्रिय है वो व्यापार के कब्जेदार होंगे, बाकी जो शूद्र है वो इन तीनों की सेवा करेंगे। ये है ब्राह्मणों का न्याय व्यवस्था, ब्राह्मणों का न्याय देने का तरीका। इसलिए माननीय कांसीराम साहब ने कहा ये न्याय हमको सामाजिक न्याय नहीं चाहिए, ये जो व्यवस्था है जिसमें बदलाव चाहिए, सामाजिक परिवर्तन और बहुजन समाज के आर्थिक मुक्ति, ये है माननीय कांसीराम साहब का आंदोलन। So social justice in other countries, constitution ensures the social justice in all countries. In all countries, in their country's constitution ensures social justice. That is different because there is no Varna system there. They are only struggling for the social justice. But here in India,
it is not applicable. तो और बाकी के दूसरे देश हैं वहाँ सोशल सामाजिक न्याय की व्यवस्था वहाँ के संविधानों में है, वो वहाँ की जो समाज व्यवस्था है वहाँ के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन यहाँ भारत में ये सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट कामयाब नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो समाज है वो जातियों में डिवाइड है। So our justice, social justice ensured in the constitution 22.5% reservation to the SC/ST. तो Whether they got their justice in the government sector? I'm asking you. Only 7%. Our 7% are the employees, government employees, na? But the justice, social justice, the constitution ensured 22.5%. जो संविधान है वो हमारे लोगों के लिए 15 और 7.5 यानी कि 22.5% सामाजिक न्याय की व्यवस्था करता है, लेकिन आज तक क्या वो न्याय आपको मिला? आज भी जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो SC/ST की जो पोस्ट है वो सिर्फ 7% है, तो सोशल जस्टिस कब तक मांगते रहेंगे आप सामाजिक न्याय? So they are not giving a post to our community. That's what you people are starting to say, that we need a social justice. We need a social justice. The same situation to the OBC also. OBC in India around 60%. In the 2011 census, it shows more than 58%. But in government sector, how many people are getting? Only 4% reservation there. तो जब जो सरकारी क्षेत्र है उसमें जब आपकी वैकेंसीज फुल नहीं होती, तब आप रेस स्लोगन लगाना शुरू करते हो, सामाजिक न्याय दो, सामाजिक न्याय दो। यही हाल ओबीसी का भी है। ओबीसी की आबादी इस देश में 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 60%, लेकिन सरकारी सेक्टर में जॉब में कितने हैं? 60% आबादी वाले लोग 4% सरकारी सेक्टर में जॉब में है। So who is controlling the social justice? ये जो सामाजिक न्याय है इसका कंट्रोल किन के हाथों में है? कौन इसे कंट्रोल कर रहा है? You have to think who is holding that power. तो आपको ये सोचना चाहिए कि सामाजिक न्याय देने का जो पावर है, जो ताकत है, वो किन लोगों के हाथों में है? If your mind is occupied with the Ambedkarism, you couldn't find the in-depth meaning of Manya Kanshiraamji's thought. तो अगर आप अम्बेडकर जो माइंड सेट है आज का, उसके हिसाब से देखोगे तो आप समस्या को नहीं देख पाओगे। जब आप कांशीराम के जो देखने का तरीका है, जब उस तरीके से देखना शुरू करोगे, तब आपको असली समस्या दिखेगी। So that's what Manya Kanshiraamji started this movement for. Says that this movement is for social transformation. इसलिए मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि जो हमारा आंदोलन है ये सामाजिक न्याय का आंदोलन नहीं, ये सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन। You too also start to say that I associated with the social transformation movement. Don't say that you are associating with the social justice movement. You start to say that I am part of the social transformation movement. इसलिए मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी अब ये कहना शुरू करें कि हम सामाजिक न्याय मूवमेंट का हिस्सा नहीं, हम सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का हिस्सा हैं। Are you ready? क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? So you are silent. I observe that you are introspecting yourself. आप की जो ये चुप्पी है वो मैं समझता हूं कि आप जो आपका जो सेल्फ जो स्वचिंतन की मुद्रा में है आप, इसलिए आप इतने गंभीर तरीके से बैठे हुए हैं। They ready to came openly to fight with us, our enemies, in the name of Sanatana Dharam. In the name of Sanatana Dharam, they started to fight they openly came to fight with us. अभी आप देख रहे हैं पूरे देश में सनातन धर्म के नाम पे वो खुले तौर पे युद्ध मैदान में आने को, कूदने को तैयार कर। So some people, OBC people also don't know what is the meaning behind Sanatana Dharam. So they are also shouting, oh, Sanatana Dharam is a permanent. Sanatana Dharam is permanent means Varna is a permanent. तो हमारे कुछ ओबीसी लोग जो सनातन के मतलब को नहीं समझते, वो भी
कहते हैं कि सनातन धर्म तो अपरिवर्तनीय है, उसमें कोई बदलाव कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो आप ये जान लो कि सनातन धर्म अपरिवर्तनीय है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जाति भी अपरिवर्तनीय है, आप शूद्र के शूद्र ही रहने वाले हो सनातन। So our threats and challenges are more in front of us. Our children are going to suffer if you are not ready to participate in the politics, our socio-political politics. I'm not talking about the politics like a Congress, BJP. I'm talking for the politics for our own Samaj. आज हमारे समाज, हमारे सामने, हमारी आने वाली पीढ़ियों के सामने बेहद चुनौतियों भरा समय है। तो इसलिए इस चुनौती से अगर निपटना है तो आपको हमारी जो सामाजिक राजनीतिक जो राजनीति है, जो कांग्रेस भाजपा की राजनीति है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं अपनी राजनीति की बात कर रहा हूँ। उस प्लेटफॉर्म में आपको आना पड़ेगा, उसके विषय में आपको सोचना पड़ेगा। The war is going to happen in the direct war is going to happen in year 2024. ये दो विचारधाराओं का युद्ध आने वाले 2024 में खुला युद्ध होने वाला है। दो विचारधारा। Aryans they are carrying their ideology, Sanatana ideology. Dravidians, we are all Dravidians. We are going to take the ideology of Manevar Kanchiram. तो इस राजनीतिक युद्ध में एक तरफ आर्य ब्राह्मणवादी लोग हैं जो अपनी सनातन ब्राह्मणवादी विचारधारा के साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ हम बहुजन द्रविड़ लोग हैं जो मानवर कांचीराम और पेरियार की विचारधारा को साथ लेके खड़े हैं। How many of them ready to fight in the battle? तो आप में से कितने लोग इस 24 के युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हैं? Thank you. धन्यवाद। If you are ready to fight against the Sanatana Dharma means we are having only ideology in front of us. तो अगर आप इस सनातन धर्म के खिलाफ युद्ध के मैदान में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास अभी सिर्फ विचारधारा है। That ideology only kills our enemy's ideology. तो इसी विचारधारा के आधार पे हम जो दुश्मनों की विचारधारा है उसको समाप्त करेंगे। If you are ready to give your head, fighting in the battle means you are going to give a head to my thumb, my what I can say, my hand. Yeah, a person who is ready to give your head, that person only can eligible to fight against the Sanatana Dharma. तो जो व्यक्ति अपना सर हमारे हाथों में देने की क्षमता रखता है वही इस युद्ध में टिका रह सकता है, बाकी कोई नहीं। Our enemies are having money, mafia, media. What we are having? क्योंकि जो हमारा दुश्मन है वो पैसा, गुंडा और मीडिया, इन तीनों चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, उसके हाथ की ताकत है। But in democracy, we need only a people. People are with us, our people. Because our people fail to understand, fail to use their mind. As like a missionary, as like a sipai, if we go and change their mind means we easily become a ruler of this country. लेकिन हमारे पास लोग हैं, हमारी संख्या ज्यादा है, हमारे पास मनी माफिया मीडिया नहीं है, लेकिन लोग हमारे हैं, संख्या हमारी ज्यादा है। तो एक मिशनरी कार्यकर्ता के तौर पे अगर आप अपने लोगों के बीच में जाते हो और उन्हें समझाते हो और अपने पक्ष में करते हो तो वही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, वही हमें विजय दिला सकता है। So दोनों पार्टी is playing with the names. Congress is playing with the name of India and BJP is going to play Bharat. They wanted to fool in the name of India and in the name of Bharat. तो अभी आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस और भाजपा खेल रही है इंडिया भारत, इंडिया भारत। एक भारत लेके चल रही है, एक कह रही हम इंडिया नहीं भारत बना देंगे, फिर हम इंडिया नाम रखेंगे। तो इंडिया भारत खेल चल रहा है और हमारे लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। So lot of people throughout the country, the people are calling from the different parts of the country, छोटे organization, organization which is
working in state or otherwise some region, those leaders are continuously making a call to me to make a very big broad-based Gathbandhan. They are continuously talking to me. We are also going to form one banner in the name of Dravida. तो एक तीसरा पक्ष भी है जो स्टेट लेवल पे राज्य स्तरीय क्षेत्र में एक्टिव पार्टियां हैं। बहुत सारी पार्टियों के नेताओं के फोन आते हैं कि हमें भी एक मजबूत गठबंधन बनाना चाहिए 24 के इलेक्शन के लिए। तो इसलिए हमने भी विचार किया है कि द्रविड़ों का भी एक गठबंधन होना चाहिए, कांग्रेस और भाजपा से अलग एक मजबूत गठबंधन देना चाहिए लोगों को। In the name of Dravidian, we are going to make one very big alliance throughout the country. तो ये जो द्रविड़ नाम से हम भी देश भर में एक राजनीतिक विकल्प, एक गठबंधन बनाने जा रहे हैं। In the month of December, we are going to have a very big meeting at the Delhi. So you too also prepare your ground. On the day, we will announce, our party will announce 543 candidates throughout the country. तो हम आने वाले दिसंबर महीने में दिल्ली में एक बड़ी जनसभा करके और जो भी हम गठबंधन का नाम देंगे उसका अनाउंस करेंगे, सार्वजनिक करेंगे उसको। और उसी दिन हम इस देश में जो 543 लोकसभा सीटें हैं उन सीटों, हर सीट में हम अपने कैंडिडेटों का नाम भी अनाउंस करेंगे। ये काम आने वाले टाइम में बहुजन द्रविड़ पार्टी करने वाली है, इसके लिए आप लोग तैयार हैं। And also, nowadays, it's a very big threat to our sovereignty, especially our country sovereignty also, and individual sovereignty also. Our people throughout the world, whoever the citizens of India, they are facing some problem because of wrong deeds, misdeeds of Modi. तो आपको एक और बात पे गौर करना पड़ेगा कि आज हमारे देश की और व्यक्तिगत संप्रभुता भी खतरे में है। और ये जो खतरा पैदा हुआ है, जो हमारी संप्रभुता पे आंच आई, खतरा पैदा हुआ है, वो मोदी की जो गलत नीतियां हैं उसकी वजह से ये खतरा पैदा हुआ है। Extrajudicial killing is going on, not only here in India. The extrajudicial killing is happening out of the India also. तो अभी आप बहुत सारे केस देखोगे कि ये जब से ये सरकार आई है, ये न्याय व्यवस्था को धाता बता के उससे बाहर जाके ये राजनीतिक हत्याएं करवा रही है। ना सिर्फ इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर के देशों में भी कई देशों में इस तरीके की हत्याएं हुई हैं। They already killed Logia, judge na? गोया। Loya. They already killed extrajudicial killing, and also Lingeshwari also, there's a writer, and more than 20 journalists also killed by this. आप देखेंगे कि जो जस्टिस लोया थे उनकी जो हत्या थी, और जो Gauri Lingeshwari. गौरी लंकेश जो एक राइटर थी उनकी जो हत्या थी, And 20 writers और also. 20 जो लेखक और जो लेखकों की हत्या हुई है, वो सारी की सारी हत्याएं असंवैधानिक हत्याएं हैं। It is a very big threat at the international level to our country people. तो हमारे देश के लोग जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं वो इस विषय को लेके भी बहुत गंभीर हैं। और ये हमारे लिए भी एक चिंता की बात है कि आज हमारी जो संप्रभुता है, संवैधानिक संप्रभुता खतरे में है। Through this national executive meeting, I am telling to the whole Bahujan Samaj that before the world declares India as a terrorist country, Modi has to resign from the power. तो इस राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक में मैं इस मंच से ये ऐलान करना चाहता हूं कि दुनिया के अन्य देश हमारे देश को आतंकी देश घोषित कर दे, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए।
because the whole world is sitting together and talking about India's stand. Because you people don't know what is going on at the international platform. One side, China is coming and occupying our land. On another side, extrajudicial killing happening. Our own team, our own people, raw and diplomats join together and killing the other country people. These are all very big threat to our Indian, especially for the students, those who are getting education at the abroad. तो आप पूरे देश में, अब आप लोगों को शायद न पता हो, लेकिन पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा चल रही है कि हमारे जो रॉ एजेंट हैं, जो हमारे राजदूत हैं, वो गैर संवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करके विदेशों के नागरिकों को मार रहे हैं। और एक तरफ इधर चाइना जो है हमारे जो लैंड है हमारे देश की, उसको कब्जाता जा रहा है। तो पूरी दुनिया में ये जो असंवैधानिक हत्याएं सरकार द्वारा कराई जाती हैं, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। That's what I am saying through this meeting. इसलिए मैं इस बैठक में ये बात कह रहा हूं। Before the world declares India as a terrorist country, Modi has to come, step down from his power. इसलिए इस बैठक में मैं जोर दे के ये बात कह रहा हूं कि दुनिया के दूसरे देश हमारे देश को आतंकी देश घोषित करते हैं, उससे पहले इस देश का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। Though you don't think that Congress is a good, if I am saying that Modi is bad, you don't think that Rahul is a good. So he is more culprit than the Modi. तो अगर मैं कह रहा हूं कि भाजपा या मोदी खराब है, तो आप ये मत सोचने लगना कि इसका मतलब कांग्रेस अच्छी या राहुल गांधी अच्छा है। ये जो राहुल गांधी और कांग्रेस है, ये भाजपा से भी ज्यादा भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्ट पार्टी। So Congress did a lot of genocides. They killed Adivasi people at Chhattisgarh and as well as Jharkhand, and even they killed the Sikh people and as well as Tamilian. They killed a lot of people, Congress. क्योंकि अगर कांग्रेस के राज में आप देखोगे तो नरसंहार की एक लंबी फहरिस्त नजर आएगी। कांग्रेसियों ने छत्तीसगढ़, झारखंड में लाखों आदिवासियों का नरसंहार किया। पंजाब में सिखों की हत्याएं की, Tamilians also. वहां तमिल में लाखों तमिलियनों की हत्याएं। तो ये जितने भी बड़े बड़े नरसंहार आप देखोगे, ये सब कांग्रेस राज में ही हुए। These people, this Modi government, they are doing a legislative genocide. They are doing a cultural genocide. It is more dangerous than the ordinary genocides. लेकिन जो ये मोदी सरकार है, ये विधायी नरसंहार करने में तुली हुई है, ये सांस्कृतिक नरसंहार कर रही है। अगर ये दोनों के नरसंहार की तुलना करोगे तो कांग्रेसी नरसंहार से भाजपाइयों का जो नरसंहार है वो कहीं ज्यादा खतरनाक है। So you are a leader. You are all leaders are sitting here. You have to build your courage. You build your communicate skills. You start to write. You start to speak. You have to become a good orator. Then only our people's mind will change. आप यहाँ पे जो बैठे हो कॉमन पीपल नहीं, आप सब लीडर हैं अपने अपने प्रदेश के क्षेत्र के। इसलिए मैं कहता हूँ आपसे कि आप अपना हौसला मजबूत करिए, आप लिखना शुरू करिए, आप लोगों के सामने वैचारिक बात करना शुरू करिए। आप जितना इस तरीके का काम करेंगे समाज को उतना फायदा होगा। Don't hurry to take a lot of foods. You want to become a mustiwala. You are thinking that you want to become a mustiwala, like a mustiwala. Instead of taking more food, पावर में आना होगा। और इस पावर की लड़ाई के रास्ते में आज मैं बहुजन द्रविड़ पार्टी के 3 विंग्स डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। first wing is students wing. You come. Come. You come. The lawyers, na? Yes. Come. जो स्टूडेंट है वो Yes. You stand here. इधर Bahujan Dravida students friend. तो They are all law college students. They are going to organize throughout the country
throughout the country they are going to organize in the name of Bahujan Dravida Students Friend. They go to universities, they go to colleges to talk about our philosophy, our ideology to the other university students. Because without students, they are the power, they are having some energy. We have to use those energy in an intelligent manner. So that's what today we are declaring 5-member committee. They are all conveners. They are all conveners at the national level. Their job is to organize the students throughout the India. तो ये आज से ये हमारे बहुजन द्रविड़ पार्टी की स्टूडेंट विंग है जो बहुजन द्रविड़ स्टूडेंट फ्रंट के नाम से जानी जाएगी, और उस फ्रंट के ये सभी कन्वेनर हैं, संयोजक हैं अलग अलग प्रदेशों के, और ये सब जो है तो एक ही कोर्स को पढ़ने वाले ये सब LLB BA LLB के छात्र हैं। तो इनका काम होगा कि ये अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग कॉलेजों में जाएंगे और जो हमारी बहुजन द्रविड़ विचारधारा है उससे जो स्टूडेंट लॉबी है, जो छात्र वर्ग है, उसको जागरूक करने का, उसको अपनी आइडियोलॉजी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। और ये पांचों लोग मिलकर इस संगठन को संयोजित करेंगे। ये सब उसके जो है तो संयोजन। Very soon you have to organize one cadre camp for students, huh? और अब आप लोग इस काम में लग जाइए और बहुत जल्दी हम लोग जो हमारे बहुजन द्रविड़ स्टूडेंट है, बहुजन द्रविड़ स्टूडेंट फ्रंट के नाम से उनका एक कैडर कैंप करेंगे दिल्ली के अंदर, और लोगों को मतलब इसको एक राष्ट्रीय स्तर की विंग तैयार करेंगे। ठीक है, Thank you. ओके, धन्यवाद। And the second wing is IT wing. IT. I am calling Arya Singh. हमारी पार्टी की जो दूसरी विंग है, यूनिट है, वो IT सेल है, IT विंग। Our Aryan Singh from UP Uttar Pradesh and Selva recently he edited one movie, Shudra to Khalsa movie in Tamil. Now he is doing editing that same movie in Telugu. The both are ready to work for our IT wing. Very soon they will conduct how to use a technology to spread our Kanshiramji's mission at the national level and international level also. तो ये मिस्टर आर्यन सिंह हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। सरदार सेल्वा सिंह जी आप तमिलनाडु से हैं। आपने अभी एक पार्टी जो शूद्रा टू खालसा मूवी है उसको हिंदी से तेलुगु में, इंग्लिश से तमिल में डब कराने का काम किया था। अभी उस मूवी का तेलुगु में डबिंग का काम चल रहा है। तो आज से आप दोनों पार्टी का जो IT विंग होगा उसके आप दोनों संयोजक हैं, और बहुत जल्द हम लोग इस देश में अपने लोगों को इस IT विंग से जोड़ेंगे। जो हमारे यूथ है जो IT विंग की जानकारी जो रखते हैं टेक्निकल क्षेत्र में, और हम ये इंश्योर करेंगे कि कैसे जो हमारे गुरुओं का संदेश है वो सोशल मीडिया और भी जो प्लेटफॉर्म है उनके द्वारा हम अपने लोगों तक पहुंचा सके, या इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने गुरुओं के संदेशों को पहुंचा सके और उनसे उनको जोड़ सके। इसका काम IT विंग का हो। धन्यवाद। If anybody want to do some campaign, whether you are going to conduct any meeting at the district level or state level, if you send that poster to our Aryan Singh, he will make us a viral. Because recently I given one poster regarding this meeting. More than 1 lakh people had seen that poster. Not only 1 lakh people, around 1,000 people, 11,000 people got a like also. 11,000, more than 11,000 people. It became a viral because he knows how to make us a viral. तो ये जो है तो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं, इनको पता है कि पोस्ट को कैसे वायरल किया जाता है। तो आप लोग भी अपने क्षेत्रों में जो प्रोग्राम वगैरह करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रचारित करना है, तो इनको दे ये बना के उसको कर सकते हैं। अभी इस कार्यक्रम का जो ये
पोस्टर है उसको हम लोगों ने इनको दिया था, तो इन्होंने उसको किया। वो करीब 11,000 लाइक है एक लाख and 1 लाख। करीब 1 लाख लोगों तक वो पहुंचा। उसको जो देखने वाले लोग थे 1 लाख थे, और उसको करीब 11,000 लोगों ने लाइक किया और कमेंट्स भी बहुत सारे आए। तो इस तरीके से किसी भी पोस्ट को कैसे वायरल किया जाता है, वो कला इनको आती है, क्योंकि ये उसके स्पेशलिस्ट हैं। And third one is very important. Thank you very much. ओके, धन्यवाद। In our society, 50% women and 50% men. But still now we are fighting for the women's rights. So that's what we are going to start a women wing at the national level. I invite Savitri, Sita, and as well as General Kaur and another Muslim. You also come, and Odisha. Just you come. Your job is to spread our Guru's mission among the women. तो हमारा जो समाज है, उसमें जो महिलाओं की जो संख्या है वो आधी आबादी है, 50% आबादी है। लेकिन आज भी हम उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उनको जो हक अधिकार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाए। तो इस लड़ाई को और तेज धार देने के लिए बहुजन द्रविड़ पार्टी की आज से एक महिला विंग होगी, जो महिलाओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का काम करेगी। और उसके लिए आप सभी, थैंक यू वेरी मच, आप सभी एज ए कोऑर्डिनेटर के तौर पे, नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर, कन्वेनर के तौर पे काम करेंगी। और बहुजन द्रविड़ पार्टी की विचारधारा से इस देश की आधी आबादी को जोड़ने का काम आप लोगों का। धन्यवाद। So in this, I conclude my speech. जय कांशीराम, जय पेरियार, जय बेगमपुरा भारत। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय कांशीराम, जय पेरियार, जय बेगमपुरा।